नगर के मुन्ना स्टेडियम में 10 दिसंबर से खेली जा रही मध्य प्रदेश फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में 22 दिसंबर को मदन महाराज भोपाल और एफसी बड़वानी के मध्य मैच खेला गया, जो मैच ड्रा रहा। दोपहर 2 बजे से मुन्ना मैदान में खेले गए इस मैच में मदन महाराज भोपाल एवं एफसी बड़वानी की टीमों के बीच जंगी मुकाबला देखने को मिला, जहां दोनों टीम पूरे मैच के दौरान एक दूसरे के खिलाफ गोल दागने को लेकर जद्दोजहद करती नजर आई। काफी देर बाद बारी बारी से दोनों टीमों को एक दूसरे के खिलाफ एक एक गोल दागने में कामयाबी मिली। उसके बाद लाख जतन के बावजूद भी खेल का समय खत्म होने तक दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ गोल नहीं दाग सकी, जिसके चलते शुक्रवार को मदन महाराज भोपाल और एफसी बड़वानी के मध्य खेला गया यह मैच ड्रा हो गया। इस तरह दोनों टीमों को एक एक अंक दिए गए। आपको बता दें कि नगर के मुन्ना स्टेडियम में मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ और जिला फुटबॉल संघ के सहयोग से मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की 6 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनके बीच लीग के 30 और सुपर 4 के 6-6 मैच खेले जाएंगे, जिसमें बालाघाट की पुलिस बॉयज एवं डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी के अलावा बुरहानपुर की ब्रह्मपुर एफसी, भोपाल की लेक सिटी एवं मदन महाराज भोपाल और बड़वानी की बड़वानी एफसी मैच खेल रही है। शुक्रवार को भोपाल और बड़वानी के मध्य मैच खेला गया और बतौर अतिथि के रूप में नगर पालिका सभापति मानक बर्वे, पूर्व पार्षद जय यादव, समाज सेवी चुन्नीलाल ठाकुर, कॉन्ट्रैक्टर जय मदनकर, पिंका जुनेजा और शतरंज संघ के अध्यक्ष ऋषभ वैद प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हट्टा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने घर में घुसकर एक महिला को जान से मार डालने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। यह घटना उस समय हुई जब यह महिला घर पर अकेली थी। हट्टा पुलिस ने फरार व्यक्ति राजेश पिता शालिग्राम रंगारे उम्र 45 वर्ष ग्राम कुंडे निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश रंगारे ग्राम कुंडे का कोटवार बताया गया है। ग्राम हट्टा थाना क्षेत्र में ही रहने वाली 40 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ मजदूरी करती है। 19 दिसंबर की शाम को यह महिला अपने घर में अकेली थी। पति मजदूरी काम में बाहर गया हुआ था और बच्चे पड़ोस में टीवी देखने चले गए थे। तभी महिला के घर राजेश रंगारे आया। राजेश रंगारे ने महिला को घर में अकेली और सूना मौका देख घर में घुस गया और महिला को जान से मार डालने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और इस महिला को किसी को न बताने और रिपोर्ट न करने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। राजेश रंगारे के फरार होने के बाद इस महिला ने अपने घटना के संबंध में अपने पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार और पास पड़ोस के लोगों के अलावा अपने पति को घटना के संबंध में बताई। डर के कारण उस दिन यह महिला रिपोर्ट करने थाना नहीं पहुंची। 21 दिसंबर की शाम को यह महिला अपने परिवार वालों के साथ रिपोर्ट करने पुलिस थाना हट्टा पहुंची। हट्टा पुलिस ने महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर राजेश रंगारे के विरुद्ध धारा 376, 450, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर फरार आरोपी राजेश रंगारे की तलाश शुरू की है और पतासाजी शुरू की। इस दौरान सूचना मिली कि राजेश रंगारे फरार होने की फिराक में था। तब थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह पांद्रे के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश अमूले, सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीचंद बाहेश्वर, प्रधान आरक्षक सुनील नकपुरे सहित अन्य पुलिस कर्मियों की टीम ने ग्राम कुंडे में राजेश रंगारे को उसके घर में पकड़े और 22 दिसंबर को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत पाथरसाही से खुरपुड़ी पहुंच मार्ग विगत वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा लाखों रुपए की लागत से डामरीकरण किया गया था और इसका निर्माण किया गया था, परंतु समय समय पर मरम्मत कार्य नहीं होने के चलते सड़क खस्ताहाल हो चुका था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां होती थी और लोग दुर्घटना का शिकार भी होते थे। जिसके बाद प्रशासन के द्वारा गत दिवस सड़क का मरम्मत कार्य करवाया गया है।
साथ ही सड़क का मरम्मत कार्य होने के बाद वर्तमान में पटरी भराई का कार्य सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, परंतु मुरुम के स्थान पर घटिया किस्म की लाल मिट्टी युक्त मुरुम डाली जा रही है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं बड़े बड़े वाहनों के गुजरने से पटरी में उतरने पर मोटरसाइकिल एवं साइकिल अनियंत्रित होने से दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। साथ ही तेज बारिश में कीचड़नुमा हो जाएगी और धीरे धीरे पूरी तरह से यह मिट्टी बह जाएगी, जिससे राहगीरों को और खासा परेशानियों का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है, परंतु जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों में एवं राहगीरों में शासन प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जी, तो ये साइड में क्या काम चल रहा है अभी? ये तो मट्टी डाल रहे हैं जी, मुरुम कह के। मतलब पटरी भराई में मुरुम की जगह मट्टी डाल रहे हैं। हाँ, तो मट्टी कैसी है, कौन सी मट्टी है? लाल मट्टी है। तो रहेगी, वो टिकेगी? नहीं टिकती, वो तो बाहर बह जाएगी जी, कीचड़ होगा। कीचड़ होगा। तो आप लोग को कैसी परेशानी होगी मतलब इससे? परेशानी हुई तो अब कैसे करेंगे? तो होना क्या चाहिए था? मुरुम होना था। मुरुम डालना था। खुरपुड़ी पहुँच मार्ग। तो ये साइड में अभी क्या काम चल रहा है? साइड में मतलब ये रोड का ही? हाँ, रोड का बस ये मुरुम वाला रोड वाला तो हो गया। मतलब पटरी भर रहे हैं ये? हाँ, पटरी भर रहे हैं। तो किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं पटरी में ये? लाल मट्टी और डलना क्या चाहिए? मुरुम। तो ये मट्टी है काम की? मट्टी नहीं, कीचड़ बनेगा इसमें तो। कीचड़ बनेगा। और जैसे आने जाने वालों को भी दिक्कत होगी, गिरेंगे। आने जाने वाले सभी को दिक्कत बनेगा। वहीं दूरभाष पर चर्चा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग बालाघाट के महाप्रबंधक गजेंद्र सिंह लारिया ने बताया कि पाथरसाही से खुरपुड़ी पहुंच मार्ग की पटरी भराई में मुरुम के स्थान पर लाल मिट्टी युक्त मुरुम से पटरी की भराई का कार्य किए जाने की जानकारी पद्मेश 24/7 के माध्यम से सामने आई है। मामले की जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत साईधाम झालीवाड़ा में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 11 दिवसीय श्री साईं मंदिर वार्षिक उत्सव का 14वां वर्ष साईं मंदिर ट्रस्ट एवं ग्रामवासी के तत्वाधान में 22 दिसंबर से प्रारंभ किया गया है, जिसमें परंपरा के अनुसार इस वर्ष साईधाम झालीवाड़ा में श्री शिरडी साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का 14वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सुबह से ही हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ किया गया, जिसमें सुबह से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें साईं बाबा का अभिषेक कर पूजा अर्चना के उपरांत साईं बाबा की आरती की गई, जिसके बाद मंदिर प्रांगण से साईं बाबा की धूनी, पालकी व कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा ग्राम के विभिन्न चौक चौराहों और गलियों सहित पूरे ग्राम का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां साईनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर इस शोभा यात्रा को विराम दिया गया। इस दौरान बासी, असेरा, खापा, बोदल कसा सहित अन्य ग्राम के लोग भी उपस्थित रहे। महिलाओं ने अपने सर पर कलश रखकर पूरे ग्राम का भ्रमण किया और अपने अपने नाम का कलश समाप्ति दिनांक को भी उठाने का प्रण किया। इस शोभा यात्रा में भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण, भगवान हनुमान एवं साईं बाबा की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। कटंगी थाना अंतर्गत रामपायली रोड स्थित ग्राम जराह मोहगांव और अर्जुनी के बीच दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति बेनीराम पिता सुखराम कुमरे उम्र 45 वर्ष ग्राम करनू टोला निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेनीराम कुमरे अपने परिवार के साथ खेती किसानी का कार्य करते हैं। 22 दिसंबर को सुबह बेनीराम मोटरसाइकिल में ग्राम जरा मोहगांव अपनी रिश्तेदारी में गए हुए थे।
करीब 1:30 बजे बेनीराम मोटरसाइकिल से जरामोह गांव से अपने घर करनूटोला आ रहे थे। तभी जरामोह गांव और अर्जुनी के बीच में सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने बेनीराम की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दोनों मोटरसाइकिल की आपस में टकराने से मोटरसाइकिल में सवार बेनीराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। अग्गन मास के एकम से पूर्णिमा तक अन्नपूर्णा महोत्सव का आयोजन नगर के मध्य स्थित अति प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर में किया जा रहा है, जहां लोगों के द्वारा आस्था मनोकामनाएं कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जिनका विसर्जन पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को विधि विधान से किया जाएगा। इसके पूर्व हवन पूजन महाआरती होगी, वहीं माता रानी को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद माता रानी को 31 क्विंटल महाभोग लगाया जाएगा तथा महाप्रसादी का वितरण दोपहर 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक माता रानी के प्रांगण में वितरित किया जाएगा। ज्ञात हो कि माता रानी की सिद्धपीठ में अघन पर्व बड़ी धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धन धन्य की देवी माता रानी का महाप्रसाद जो प्राप्त कर लेता है वह जीवन में कभी धन धन की उसे कमी नहीं रहती है और घर में संपन्नता बनी रहती है। उक्त मंदिर 109 साल पुराना है, जिसे विसर्जित कर भव्य रूप नवनिर्माण कराया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर दान दिया है। जहां प्रतिवर्ष अघन मास के प्रारंभ होते ही श्रद्धालु भक्तों द्वारा अपनी मनोकामनाओं के लिए कलश रखे जाते हैं और इस वर्ष 101 मनोकामना कलश के साथ मंदिर में यह प्रज्वलित किए गए हैं, जिनका विसर्जन घूर्ण मास की समाप्ति व पूर्णिमा मास के प्रारंभ पर 26 दिसंबर को हवन पूजन यज्ञ और भंडारा सहित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। शुक्रवार की दोपहर गोंगले मंडी परिसर में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे पलट गया। ऑटो पुलिया के नीचे गिरने से ऑटो में सवार करीब 8 से 10 स्कूली बच्चे घायल हो गए। वहीं इस हादसे में ऑटो चालक को गंभीर रूप से चोटें आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में एक निजी स्कूल विवा चिल्ड्रन स्कूल संचालित है, जो सुबह के समय लगता है। बताया जा रहा है कि उस स्कूल में आसपास गांव के बच्चे अध्ययन करते हैं, जहां ग्राम लोहारा निवासी राजकुमार नामक ऑटो चालक उन बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाने ले जाने का काम करता है। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह ही लोहारा निवासी ऑटो चालक राजकुमार शुक्रवार की सुबह आसपास के बच्चों को ऑटो में लेकर स्कूल गया था, जहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह ऑटो में करीब 18 बच्चों को भरकर वापस उन्हें घर छोड़ने के लिए घर की तरफ जा रहा था। तभी गोंगले मंडी के समीप बनी छोटी पुलिया के पास ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर सीधे पुलिया से नीचे जा गिरी, जहां ऑटो में सवार 18 में से 8 और 10 बच्चे इस हादसे में मामूली रूप से घायल हो गए। तो वहीं इस हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राह चल रही दूसरे ऑटो चालक के द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ने स्कूल से वापस आने के दौरान स्कूल परिसर के समीप घूम रही एक बिल्ली को पकड़ लिया था, जो ऑटो में करीब 18 बच्चे भरकर बिल्ली को अपने पास बैठाल कर वापस घर की तरफ आ रहा था। आशंका जताई जा रही थी कि बिल्ली ने उस ऑटो चालक को पंजा मारा होगा या फिर कुछ अजीब हरकत की होगी, जिसके चलते ऑटो अनियंत्रित होकर गोंगले मंडी के समीप बनी पुलिया के नीचे पलट गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया है। गोंगले मंडी के समीप अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से ऑटो क्रमांक MP 50 P 1884 में सवार KG1 से लेकर का 5वीं तक के करीब 18 बच्चों में से 8 से 10 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें हादसे के तुरंत बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तो वहीं इस हादसे में ऑटो चालक राजकुमार को भी गंभीर चोटें आई, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल बच्चों में दीपक ठाकरे, मोक्ष कटरे, शिवम कटरे, लक्ष्य कटरे, अंशु ठाकरे, जीतू ठाकरे, चिंकी उपवंशी सहित अन्य बच्चों के नाम भी समावेश है। तो वहीं ऑटो चालक राजकुमार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ऑटो पलटा है आप लोगों का, आप लोग बैठे थे उसमें, कैसे हुआ हादसा? वो उसमें बिल्ली की वजह से। तो ड्राइवर अच्छे से चला नहीं रहे थे क्या? नहीं चला रहे थे। चला रहे थे। फिर कैसे हुआ? वो बिल्ली सामने आ गई। क्या बिल्ली को लेकर के चला रहे थे? नहीं, नीचे बैठी थी वो। अच्छा, बिल्ली ऑटो में ही बैठी थी आपके? ड्राइवर के पास में थी। कहाँ से लाए थे बिल्ली? वो उधर हमारे स्कूल के बाजू में थी। स्कूल से लेकर के आए थे। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग ऑटो में?
18 लोग थे, 2 गायपुरी के थे और पूरे 16 लोग हमारे गाँव के थे। लामता तहसील क्षेत्र के सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी का कार्य प्रगति पर है, परंतु धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं। लामता क्षेत्र के चरेगांव, लामता, टाकाबर्रा, गुनाड़ी, गुडरू व चांगोटोला खरीदी केंद्रों में परिवहन नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी खरीदी हुई धान का परिवहन नहीं होने से खरीदी केंद्र पूरा भर चुका है, जिससे स्लॉट बुक करने वाले किसानों को धान तुलवाने के लिए परेशान हो रही है। धान खरीदी केंद्र प्रभारी के द्वारा बताया जा रहा है कि खरीदी हुई धान का परिवहन नहीं होने के कारण जगह का अभाव हो गया है। जगह खाली न होने के कारण जिन किसानों का धान आ रहा है उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर धान का परिवहन नहीं किया गया तो किसानों से धान नहीं खरीदा जा पाएगा। किसान हूँ, मैं धान देने आया हूँ, 2 रोज से यहाँ पड़ा हूँ। धान तौल के नहीं हो रहा है, यहाँ जगह का अभाव है, परिवहन नहीं हो पा रहा है। और ये शासन की क्या व्यवस्था बनेगी इस प्रकार? किसान का माल अगर गोदाम नहीं जाएगा तो उसका पेमेंट नहीं होगा, और पेमेंट नहीं होगा तो किसान भारी परेशानी में जाएगा। इसलिए किसान परेशान होकर बिचौलियों को बेचता है धान, और वो भारी नुकसान उठाना पड़ता है किसानों को। शासन बड़ी बातें करती है कि किसान अन्नदाता है और ये है वो है, और किसानों के हित में क्या काम हो रहा है? कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि परिवहन होना चाहिए। आज 15 दिन से माल पड़ा है, परिवहन नहीं हो रहा है, जगह नहीं है, मौसम ख़राब हो और कभी भी पानी मौसम आ सकता है और पूरा माल ख़राब हो जाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी चाहते हैं कि तत्काल परिवहन होना चाहिए, ताकि यहाँ के किसानों को जो सामान रखने में जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ से बच सके। और जगह की कमी हो रही है, मौसम भी बिगड़ने का मौसम बन रहा है। परिवहन हो जाएगा तो यहाँ सब लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। यहाँ की स्थिति बहुत दैनिक है भाई साहब यहाँ, क्योंकि धान इतना है किसानों का, यहाँ इतना पड़ा हुआ है कि धान परिवहन नहीं हो रहा है यहाँ पर। उस वजह से समस्या हो रही किसान धान रखने की, और धानें भीग जाए मौसम पानी के कारण तो बहुत समस्या होगी, कहाँ धान रखे जाए और कहाँ किसान। और इतना धान परिवहन हो जाएगा तो यहाँ से धान किसानों को और लगाने के लिए लाने के लिए अच्छा सहूलत होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। इसी उद्देश्य के तहत जिले में 1 दिसंबर से किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का कार्य शुरू किया। इसी उद्देश्य के तहत जिले में 1 दिसंबर से किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र बैहर अंतर्गत आने वाले बिठली के ग्राम कावेली में को इस वर्ष धान खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया है, जिसके चलते करीब 19 गांवों के किसान समर्थन मूल्य पर अपनी धान नहीं बेच पा रहे हैं और वहां के स्थानीय बिचौलिए इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। जहां कावेली सोसाइटी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी कार्य शुरू नहीं होने के चलते किसानों को धान बेचने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर ग्राम कावेली को पुनः धान खरीदी केंद्र बनाए जाने की मांग की है। जहां उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर सरकार से लिया हुआ कर्ज अदा नहीं करने और इस मांग को लेकर समस्त गांव के किसानों के साथ भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि बिठली के ग्राम कावेली में पिछले 10 वर्षों से सोसाइटी समिति को केंद्र बनाकर धान उपार्जन का कार्य किया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष से इसे केंद्र नहीं बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष किसान के आक्रोश को देखते हुए सोनगुड्डा समिति के नाम से कावेली केंद्र में धान खरीदी गई थी, लेकिन इस वर्ष दोबारा कावेली को धान खरीदी केंद्र की सूची से हटाकर सोनगुड्डा समिति में धान खरीदी की जा रही है, जो केंद्र किसानों को काफी दूर लग रहा है। बताया जा रहा है कि कावेली केंद्र में धान की आवक काफी कम होती है, इसलिए इसे केंद्र नहीं बनाने की बात सामने आ रही है। लेकिन 19 गांव के किसानों को सोनगुड्डा केंद्र 60 से 70 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, जहां परिवहन के साधन नहीं होने और सड़क मार्ग काफी खराब होने के चलते किसान सोनगुड्डा केंद्र में अपना उपार्जन बेचने नहीं जा पा रहे हैं, जिन्होंने पुनः कावेली समिति को केंद्र बनाए जाने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने शुक्रवार को आसपास के ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कावेली समिति को केंद्र बनाकर उनका उपार्जन कार्य शुरू किए जाने की मांग की है। जिन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर समस्त गांव भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। कावेली केंद्र में पहले एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, सोनगुड्डा के माध्यम से धान खरीदी की जाती थी, लेकिन इस साल यह व्यवस्था को बंद कर दिया गया है।
जिससे यहाँ के किसान बहुत ही परेशान है, क्योंकि यदि दूसरे केंद्र में धान लेकर जाते हैं तो उसकी दूरी 55, 60, 65 किलोमीटर पड़ती है और 4-4 दिन धान खरीदी नहीं होता, 5-5 दिन खरीदी नहीं होता, तो इसलिए उनका समय भी खराब होगा और कोई व्यवस्थाएं नहीं है ले जाने के लिए। रोड भी खराब है यदि सोनगुड्डा लेके जाते हैं तो हमारी व्यवस्था कावेली में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आए थे, हमारा जो धान उपार्जन केंद्र कावेली था वो 8-10 साल से चलते रहा। पिछले समय धान कम आती है इसलिए बोले बंद कर दिया गया था, फिर पुनः सोनगुड्डा के नाम से कावेली में खरीदी की गई पिछले वर्ष जी। और इस वर्ष भी विभागीय जो अमला है उन लोगों की तरफ से कावेली में बोरे बारदाने सब गिर चुके हैं, पर जो यहाँ के डीएम हैं उनने मना कर दिया। उनने बोला कलेक्टर साहब से मिलिए, कलेक्टर साहब के नॉलेज में इस बात को डालिए, तभी बोले यहाँ खरीदी होगी। तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम हीरापुर और खांदी टोला के बीच जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही तिरोड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस अज्ञात व्यक्ति का कंकाल बरामद किया है। इस व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों से ग्राम हीरापुर और खांदी टोला के बीच जंगल में एक व्यक्ति का कंकाल होने की चर्चा चल रही थी। 22 दिसंबर को सुबह ग्राम खरपड़िया के ग्रामीणों ने जंगल में जाकर देखे तो वहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना ग्राम खरपड़िया के सरपंच के द्वारा तिरोड़ी पुलिस थाने को दी गई। सूचना मिलते ही तिरोड़ी थाना प्रभारी गहलोत समेलिया, सहायक उप निरीक्षक सतीश गेड़ाम सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तस्दीक की। कंकाल के शरीर पर एक शर्ट और हाफ पैंट था जिसका सर नहीं था। तिरोड़ी पुलिस ने मौके की कार्यवाही करने के बाद इस अज्ञात कंकाल को पंचनामा कार्यवाही के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया है। वहीं इस अज्ञात व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई है, फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसका फीमर बोन सहित अन्य अवयव जब्त किया गया है, जिसकी जांच से इस व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई है यह स्पष्ट होने की संभावना है। जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा क्षेत्र के एकमात्र 30 बिस्तरी शासकीय अस्पताल स्टाफ समय पर नहीं आने से प्रशासनिक उदासीनता ने स्वयं यहां पर बीमारू यह अस्पताल नजर आ रहा है। आलम यह है कि खुद अस्पताल वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर महज खानापूर्ति ही बची है। विगत कई वर्षों से स्टाफ की कमी यहाँ बनी हुई है। वहीं पदस्थ स्टाफ के उदासीन रवैये से भी यहाँ पहुँचने वाले ग्रामीण जन परेशान है। क्षेत्रीय ग्रामीणों की माने तो ओपीडी के समय अस्पताल में न तो चिकित्सक मिलते हैं और न ही कोई विशेषज्ञ। परिणाम स्वरूप दवा वितरण करने वाले कर्मचारी ही जांच की औपचारिकता निभाते हुए दवा दे देते हैं। इसके बाद यदि मरीज की हालत में सुधार नहीं आता है तो उन्हें जिला अस्पताल जाने की सलाह भी दे दी जाती है। कहने को तो परसवाड़ा अस्पताल में लैब भी है, लेकिन इसके लिए कई घंटों इंतजार करना पड़ता है। अधिकांशतः मरीजों को गोलियां देकर ही काम चलाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार इधर ओपीडी में 9:30 पर भी डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और समय सीमा पर वे नहीं पहुंच पा रहे, जिससे परसवाड़ा हॉस्पिटल एक बीमारू हॉस्पिटल बनकर रह गया, जिसमें खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी किसी प्रकार का कोई डॉक्टर्स पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में परसवाड़ा हॉस्पिटल एक बीमारू हॉस्पिटल का दर्जा मिलने के में कुछ समय लगेगा। जानकारी के अनुसार बच्चों का एसबी टेस्ट करवाकर जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। 2 लैब टेक्नीशियन होने के बावजूद भी ज़रूरतमंद मरीजों के खून की जांच नहीं की जा रही है। वहीं ग्रामीण जन स्टाफ के अड़ियल रवैये से भी मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पूरे देश में स्वच्छता अभियान को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन परसवाड़ा अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर स्वच्छता महज औपचारिकताओं में सिमट कर रह गई है। गंदगी के अंबार से कमरे भी अछूते नहीं है। कई जगहों पर बदबू होने से मरीजों सहित परिजनों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बालाघाट विधानसभा की विधायक स्वेच्छा अनुदान की राशि की लिस्ट तेजी से वायरल हो रही है और यह लिस्ट पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाने की बजाय अपात्र और अपने करीबियों को इस राशि का लाभ दिया गया है, जिस वजह से यह लिस्ट राजनीतिक गलियारों में विपक्ष में बैठे कांग्रेसियों द्वारा इस लिस्ट को लेकर जमकर वायरल चर्चा चल रही है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में विधायक स्वेच्छानुदान योजना के तहत बांटी गई 75 लाख रुपए की राशि में जो 921 हितग्राही को उपचार, अत्यंत गरीब होने और उच्च शिक्षा के नाम पर राशि प्रदान की गई है, उसमें ऐसे कई बड़े नाम हैं जो संपन्न परिवार से आते हैं।
आपको बता दें कि विधायक स्वेच्छा अनुदान योजना के तहत राशि का वितरण विधायक के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन इस वर्ष राशि का उपयोग जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किए जाने वाला नियम है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 की जो विधायक स्वेच्छा अनुदान की राशि वितरित की गई है, उसमें 921 हितग्राही में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनके यहाँ सब कुछ है। यही नहीं बल्कि स्वेच्छा अनुदान राशि में पार्टी के लोगों के साथ ही पार्षदों को भी राशि प्रदान की गई है, जो साफ दर्शाता है कि अपनों को उपकृत करने के लिए स्वेच्छा अनुदान राशि जरूरतमंद और कमजोर लोगों को देने के बजाय इस राशि का अपात्रों को लाभ पहुंचा दिया गया है। इस सूची में ऐसे कई नाम हैं जिनका नाम शहर के धनवान वर्गों में लिया जाता है। अब उन्हें यह तय करना है कि जरूरतमंद और कमजोर वर्ग को दी जाने वाली इस राशि का उपयोग वह करते हैं या फिर राशि सरेंडर करते हैं। यह तो आगामी समय ही बताएगा, किंतु जिस प्रकार से अत्यंत गरीब लोगों तक यह राशि पहुंचनी चाहिए थी, वह राशि आज शहर के नामचीन लोगों को और बड़े बड़े लोगों सहित पार्षदों तक राशि को दिया गया है, जो आज शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस मामले में सुशील वर्मा ने एक अनूठी पहल करके अत्यंत गरीब होने के कारण मिली इस राशि को सरेंडर कर शासन को वापस लौटा दी है कि जब उन्हें पता चला कि विधायक स्वेच्छा अनुदान योजना के तहत 4,000 रुपए की राशि अत्यंत गरीब होने के कारण आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गई है, जो गरीब को मिलनी चाहिए थी, जिसके बाद किसी गरीब का हक न मारा जाए, यह सोचकर उन्होंने नियमानुसार उक्त राशि को बैंक चालान में जमा करवाकर राशि को वापस कर दी है। किंतु अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस राशि को लेने के बाद भी शांत बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि यह सूची अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यह बताया जा रहा है कि जैसे ही यह सूची कांग्रेसी समर्थकों के पास पहुंची है, वह इसे तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और इन दिनों कांग्रेसी समर्थक व राजनीतिक गलियारों में इस सूची को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस सूची को लेकर आज यही चर्चा कर रहा है कि आखिरकार क्यों इतने धनवान और अपने करीबियों को इस राशि का लाभ दिया गया, जबकि विधानसभा बालाघाट में ऐसे बहुत से जरूरतमंद लोग थे जिन्हें राशि की अत्यंत आवश्यकता थी, किंतु जरूरतमंद लोगों तक इस राशि को नहीं पहुंचाने और अपात्रों को राशि देकर लाभ पहुंचाया गया है।